Hello dear students, I am Vinita Verma from Target TGT Home Science. I am home science teacher and teaching you the best quality lecture, model paper, previous year paper and any topic wise revision and जो है आज ये ब्रांच वाइज रिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं हम आज अपनी आज की क्लास। हमने आपसे जो प्रॉमिस किया था कि हम टॉपिक वाइज रिवीजन तो कर ही रहे हैं और आप लोग हर जगह से पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज। मुझे लगा कि शायद जो है ब्रांच वाइज पढ़ लेते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा करके। तो कोशिश यही रहेगी कि आपको हफ्ते में 3 क्लास या 4 क्लास आपको मिलेंगी। तो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है टेक्सटाइल का। इस टेक्सटाइल में हम पहले आप पढ़ेंगे अपने फाइबर्स, जितने भी जो है नेचुरल्स हो गया, आर्टिफिशियल फाइबर जितने भी हैं इनको पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर इस तरह से जितने भी मुझे, वैसे तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं कि जो इम्पॉर्टेंट ना हो परीक्षा की दृष्टिकोण से, लेकिन फिर भी जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनको हम पूरा यहाँ पर क्लियर करेंगे। फिर इस तरह से जब 8-10 दिन की क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारी ब्रांच, फिर नेक्स्ट ब्रांच होगी स्टार्ट होम मैनेजमेंट या कोई भी हो सकती है। तो इस तरह से हम ब्रांच वाइज रिवीजन अपना करते रहेंगे, पूरा पढ़ते रहेंगे। तो चलिए 10-10 दिन का हम समय देंगे, तब भी हमारे 60 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी जो है ब्रांच वाइज रिवीजन। ओके, तो चलिए हम देखते हैं अपनी आज की क्लास। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है प्राकृतिक रेस से, है ना, नेचुरल फाइबर्स। और इसका पहला प्रश्न, सबसे पहले आप इतना ध्यान रखिए कि 2021, है ना, एक मिनट सॉरी, 2021 टीजीटी में ही समझ लीजिए आप कि यहीं से लगभग लगभग 5 से 6 प्रश्न इसी के इर्द गिर्द इन रेसों से पूछे गए थे। सबसे पहले इतना ध्यान रखिएगा। जैसे कि अब हम अभी मतलब मेरा इसमें हो नहीं पाएगा ये चीज़ें, लेकिन आपको बता दें कि प्रश्न जैसे था पूछा गया था आपका 2021 टीजीटी में, तो उसी को मतलब जितने भी हम टॉपिक क्लियर कराएंगे आपको, वो कहाँ से कराएंगे कि जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर होंगे उसी के जो टॉपिक्स होंगे, जो क्वेश्चन होंगे, और उनके अलावा जो हमारे उस क्वेश्चन मतलब एक आंसर से होगा, उसके अलावा जो 4 ऑप्शन होंगे उनके आसपास की चीज़ें और भी चीज़ें। तो सबसे पहले देखिए, आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, यही रेसों से ही हमारे क्वेश्चन कितने सारे आए थे। एक है जैसे हो गया था कि प्राकृतिक खनिज रेशा कौन सा है, एस्बेस्टस है आपका, इतना ध्यान रखिएगा। फिर है जो है लिनन कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो फ्लैक्स के पेड़ से प्राप्त होता है। जानवर के शरीर से बाल उतारने की प्रक्रिया क्या हो गई, शेयरिंग हो गई, है ना। निम्न श्रेणी का ऊन से क्या बनता है, नमदा हो गया, है ना। और जो है गंदगी साफ करना, जानवरों की जो शरीर से जो बाल उतारने की प्रक्रिया है या रेशों से जो गंदगी साफ करना हुआ है, सब इसका जो है क्या है, स्काउरिंग आपने बताया था। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप इतना ध्यान रखिए कि यहीं से कितने सारे प्रश्न बने थे। और सबसे पहला प्रश्न ही मतलब ये भी था कि सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप रेशा तंतु ये सब नहीं, सिर्फ क्या पढ़ेंगे, फाइबर, है ना। हमारी सबसे छोटी इकाई इसकी क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। आप इतना ध्यान रखिएगा, सिर्फ बस इंग्लिश वर्जन देखिए कि फाइबर हमारा सबसे अ, छोटी इकाई है, संरचनात्मक भी है और क्रियात्मक भी है ये हमारी फाइबर। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग बस। तो इसलिए हमने इस टॉपिक को पहले उठाया है। और उसके अलावा वैसे भी ब्रांच वाइज रिवीजन में मुझे लगा कि टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा आपको, क्योंकि इस बहुत ज़्यादा विस्तृत है तो वैसे हर चीज़, लेकिन सरल चीज़ें सिर्फ आपको थोड़ा सा रिवीजन करना है, बाकी सब लोगों को आता है। सिर्फ जो है क्या कमी रह जाती है, थोड़ा सा रिवीजन करने की। सिर्फ मैं एक बात कहूँगी कि मतलब सिर्फ आपको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है और बहुत ज़्यादा पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन ही करना है आपको इस समय। तो चलिए फिर देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला है हमारा, कपास के फाइबर में कौन सा प्रमुख रसायन होता है। तो ये जान लीजिए कि कौन सा प्रमुख रसायन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सेलुलोज। और कितना होता है, लगभग लगभग 90%, है ना, 90% तक की रसायन इसमें सॉरी जो है सेलुलोज होता है। और 91 भी मिल सकता है आपको, जो है आप आंसर क्या करेंगे अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 90 से 91 आ रहा है तो 90 ये हो जाएगा, 90, 80, 70 इस तरह से पूछ रहे हैं तो 90%। उसके अलावा आप इतना जाने रहिए कि कपास क्या है, ये इसका जन्मदाता देश कौन सा है, तो इसका जन्मदाता देश भारत है। इसके लिए ऐसी मिट्टी चाहिए तो काली मिट्टी चाहिए। फसल चक्र कितने दिनों का होना चाहिए, तो ये 1 साल इसमें लगभग लगभग समय चाहिए होता है इसके लिए।
कपास के लिए, ठीक है। और इसकी जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु हमारी जो है कपास के लिए आवश्यक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और बाकी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कपास परीक्षा की दृष्टि से, इतना आप जानते ही हैं। और ये जो है वानस्पतिक रेशा है, सबसे पहले जानेंगे कि ये क्या है, प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशे में जो है वानस्पतिक रेशा है, वानस्पतिक से बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है हमारा। इतना भी ध्यान रखेंगे कि ये बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है। ये सारी चीज़ें हम कपास के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। और ये भी जान लीजिए कि कपास की मिल कब खुली, तो 1818 में कलकत्ता में सर्वप्रथम खुली, है ना। काली मिट्टी, क्षारीय मिट्टी होनी चाहिए। पानी की सब जो है क्षमता जो एब्जॉर्ब करने की होती है वो कपास में बहुत ज़्यादा होती है। और जो है इसकी कताई में जो है क्या है, रिंग कताई होती है। ये सारी चीज़ें जानेंगे। और कपास कैसा रेशा, तो एक स्टेपल रेशा है। और जो इसके कटने छटने पर जो छोटे छोटे रेशे बचते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको नाइल कहते हैं। इतना भी आप ध्यान में रखिएगा। और कपास के रेशे का व्यास कितना है, तो व्यास हो जाता है कपास के रेशे का, आप ध्यान रखिएगा, 12 से 20 इंच, ये ध्यान रखेंगे, है ना। और कहीं कहीं आपको 16 से 20 माइक्रोन भी जो है, ये 20 माइक्रोन, 16 से जो है 20 या 12 से 20 ये मिल जाएगा आपको। एक चीज और कपास पे आप ध्यान रखिएगा कि ये गीले होने पर 30% तक की इसकी मजबूती बढ़ जाती है। ये भी आप कपास के बारे में ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। फिर चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जूट। तो इसको देख लीजिए कि जूट जो है आपका, इसको जानेंगे हम कि जूट कैसा रेशा है ना। या और उसके अलावा मुख्य उत्पादक राज्य जूट का कौन सा है, ये भी जानेंगे कि जो है, तो ये तो जान ही रहे क्योंकि हम लोग जो है क्या पढ़ रहे हैं, तो मुख्य उत्पादक सॉरी जो है हम लोग कौन सा रेशे पढ़ रहे हैं, तो हम प्राकृतिक रेशे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लिया कि जूट कौन सा रेशा है, तो जूट प्राकृतिक रेशा है। और जूट क्या है, इसको हम क्या कहते हैं कि, तो गोल्डन फाइबर के नाम से, स्वर्णिम रेशा, सुनहरा रेशा, ये सारी चीज जानते हैं। इसकी उत्पत्ति किससे हुई, तो उत्पत्ति शब्द जो है टाट से हुई है ना। टाट का मतलब वो होता है उलझा हुआ। और इस देखिए, और जूट के रेशे कैसे होते हैं, तो एकदम कड़े होते हैं, लेकिन चिकने व कड़े हुए होते हैं छूने पर, मतलब टेक्सचर इसका कड़ा सा होता है, ये भी जानेंगे। और सर्वाधिक उत्पादन जो है बांग्लादेश में होता है, पश्चिम बंगाल उत्पादक राज्य है। तो और जो है 80% लगभग यहीं पर होता है। भारत के पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर भी ये पाया जाता है। और इसके रेशे चिकने होते हैं, असमान होते हैं, और मजबूती का इनमें अभाव होता है, ठीक है। पौधे की लंबाई लगभग लगभग 2.5 मीटर तक होती है, 2.5 से 3 मीटर तक हो सकती है ना। तो ये इतनी होगी, और इसके अलावा 3 मीटर तक हो सकती है पौधे की लंबाई आपकी। ये जान लीजिए फीट में अगर हम देखेंगे तो 6 से 12 फीट तक इसकी लंबाई होती है। और भारत में जूट का कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था, तो ये 1859 में बंगाल में जो है इसका कारखाना खोला गया था। तो ये सारी चीज़ें आपकी जूट की हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेशम का निर्माण किसकी ग्रंथ से होता है। तो रेशम जो है, ये भी आप जान लीजिए कि रेशम क्या, तो रेशम जो है एक प्राकृतिक जगत का रेशा है। प्राकृतिक जगत में कहाँ से प्राप्त होने वाला रेशा है, तो ये वनस्पति जगत से नहीं प्राप्त होगा। ये आपको कहाँ से प्राप्त होगा, ये आपको जो है चांतो जगत से मिलने वाला, या खनिज जो है, खनिज नहीं सॉरी, जो जानतो जगत से, या कह सकते हैं प्राणी जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। और आप जानते ही हैं कि इसका उत्पादक देश कौन सा है, तो ये जो है चीन इसका जो है जन्मदाता देश माना जाता है। और आप रेशम की कहानी सुने ही हैं कि जो है सीलिंग रानी थी, उनको जो है चाय में गिर गया था कोकून, तो इस तरह से इसकी एक कहानी है। तो जो है, और ये रेशम का जो कीड़ा है सिल्क वर्म, ये इसकी लार की ग्रंथि होती है, जो लार की ग्रंथि से इसका जो है क्या होता है, निर्माण होता है। और ये इसके जो उत्पादन है या इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो सेरिकल्चर कहते हैं। इतना भी जान लीजिए। और ये रेशम क्या होता है, पहले बनता है अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर कीड़ा, इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है, तब जा करके हमको रेशम प्राप्त होता है, ये भी जाने रहेगा। और रेशम में भी जो है ये ये भी आपका वस्त्रों की रानी कहते हैं इस रेशम के रेशे को, ये ध्यान में रखिएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऊन के स्केल संरचना का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? ऊन के स्केल की संरचना तो ये हमारा किसमें आता है, फेल्टिंग में, है ना? फेल्टिंग में इसकी प्रक्रिया की जाती है। और ऊन भी आप जान लीजिएगा कि ये हमारा किससे, तो जान तो जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है ऊन भी, ये इतना ध्यान रखिएगा। और ऊन, ये जान लीजिए कि ऊन हमारा क्या है, तो इसमें हमारी बहुत सारी किस्म मिलती हैं। ऊन में बहुत सारी अनेक प्रकार की किस्में होती हैं, इतना जानिए आप। वस्टर्ड ऊल हो गया, कौन कौन से ऊन होते हैं ये आप जानिए, कहाँ से प्राप्त होने वाला ऊन जो है और ये प्राकृतिक रेशा है ऊन। और अभी रेशम में एक बात छूट गई थी कि रेशम हमारा प्राकृतिक जगत का फिलामेंट रेशा है, इतना ध्यान में रखना है कि ये क्या है, प्राकृतिक जगत का फिलामेंट रेशा है। बाकी तो अन्य जो है स्टेपल में आएंगे, ऊन भी हमारा स्टेपल में ही आएगा। और ये प्राणी जगत का रेशा है, ये भी जान लीजिएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता से जो है वस्त्र निर्माण का पता चलता है ना। 13वीं शताब्दी में क्या था, मेरूनो नामक भेड़ जो थी उससे जो है ऊन बनाया जाना शुरू हुआ। और एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा कि दुनिया का सबसे महंगा कोट वहां कहाँ से बनता है, तो वो मेरूनो नामक, एक मिनट, भेड़ से बनता है। और ये जो है विकुना ऊँट से प्राप्त जो होता है, जो ऊन उससे बनता है ना। ये सारी चीजें हमारी ऊन के बारे में होगी। और एक चीज ध्यान रखिए कि ऊन में ऊन जो अनुप्रस्थ कास्ट है, अनुप्रस्थ, वो उसकी 3 परतें होती हैं। बाह्य परत जो होती है क्यूटिकल होती है, एपिडर्मिस भी कहते हैं। मध्य परत होती है कार्टेक्स की होती है ना। और जो है जिससे रंग का निर्धारण होता है। और जो आंतरिक परत होती है वो माडुला होती है। और ऊन की उत्तम क्वालिटी में मेडुला नहीं पाया जाता। सल्कें आप जान लीजिए कि जो है जहाँ पर सल्कें बहुत ज़्यादा संख्या में अधिक होंगी, वो जो है ऊन की जो किस्म होगी वो भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी क्वालिटी की होगी, जो कि क्लास 1 का ऊन होगा आपका, है ना। और जितनी ज़्यादा सल्कें होंगी उतना ज़्यादा ऊन अच्छा होगा। और इतना जान लीजिएगा कि फ्लीस ऊन किसको कहते हैं, तो ये जीवित भेड़ के शरीर से जो प्राप्त होता है उसको फ्लीस ऊन कहते हैं। ग्रीस ऊन कौन सा होता है, तो वो जो है ऊन में या रेशे में चिकनाई होती है उसको हम कार्बोनाइजिंग की सहायता से साफ करते हैं। तो जो पहले वाला ऊन होता है वो ग्रीस ऊन कहलाता है ना। यही से 2021 टीजीटी में प्रश्न पूछा गया था, इसका और इनकी प्रक्रिया है ना कि जो है किस पर की जाती है, तो ऊन पर की जाती है। इसका और इसका मतलब क्या होता है, अशुद्धियां हटाना होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो बची हुई रसायन जो मतलब इतनी सारी प्रक्रिया के बाद जो भी गंदगी बचती है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया इसमें ऊन में की जाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और देख लीजिए कि भेड़ के शरीर से जो दूसरी बाल उतारे जाते हैं दूसरी बार, तो उसको वेदर ऊन कहते हैं। 14 माह की जो भेड़ है उससे जो ऊन प्राप्त होता है उसको होगेट ऊन कहते हैं, ठीक है। जानवर के शरीर से जो बाल उतारने की प्रक्रिया होती है उसको सियरिंग कहते हैं, सियरिंग प्रोसेस हो जाता है। ऊन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ऊन में क्या पाया जाता है, केरोटिन प्रोटीन पाया जाता है ऊन में। ये सारी चीजें। और ऊन की संरचना कैसी होती है, तो वो बहुकोषीय संरचना उनकी होती है, ये सब ध्यान में आप रखेंगे। फिर चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल रेशा किस भाग से प्राप्त होता है, तो हमारा आंसर है नारियल का जो है बाहरी कवच या हस्क से जो है प्राप्त होता है। जो नारियल अपना आपका होता है उसकी जो बाहरी लेयर होती है उससे हमको इसका रेशा प्राप्त होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये भी आपका नारियल जो है प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है, ठीक है। ये ध्यान में आप रखिएगा कि क्या है, तो ये प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला, और प्राकृतिक में कहाँ से, तो वानस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। और छोटे छोटे आप जो है इनको सबको सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा आपको नज़र दौड़ाना है। फिर चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला रेशा के प्रमुख उपयोगिता क्या है, तो करेक्ट आंसर इसका ये है कि रस्सी और मैट बनाने में ये आपका होता है प्रयोग। केले का जो रेशा है रस्सी और मैट बनाने में इसका प्रयोग होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भांग हेम्प फाइबर को किस प्रकार का फाइबर माना जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको बास्ट फाइबर कहते हैं, ये आप जानिए, ठीक है। और ये जो है हेम्प या भांग कौन सा रेशा है, तो ये प्राकृतिक जगत का वनस्पतिक रेशा है ना। और ये किससे प्राप्त होने वाला रेशा है, ये ध्यान में रखिए कि ये तने से प्राप्त होने वाला रेशा है ना। हेम्प या भांग तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं अगला प्रश्न, किस प्राकृतिक फाइबर का सबसे अधिक जल अवशोषण होता है, सबसे अधिक किसमें होता है, तो आंसर होगा हमारा
कपास है ना, ये कपास के बारे में हम डिटेल में भी समझा ही चुके हैं आपको। तो कपास में सबसे ज़्यादा पानी जो है अब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। फिर देखिए, चलिए हम पढ़ते हैं अगला प्रश्न। ऊन के उत्पादन में सबसे अधिक उपयोगी नस्ल कौन सी है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैरिनो, है ना। मैरिनो अभी हमने बताया आपको कि मैरिनो की जो भेड़ है उसी से प्राप्त ऊन से ही हम ये जो मैरिनो ये जब सबसे ज्यादा उच्च क्वालिटी का जो है ऊन होता है। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस फाइबर का उपयोग समुद्री रस्सियों के निर्माण में किया जाता है? तो चलिए देखते हैं, हमारा ऑप्शन क्या है? जूट, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? जूट और नारियल का रेशा। इससे प्राप्त जो रेशे हैं उनसे हम जो रस्सियां बनाते हैं वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होती हैं। तो समुद्री रस्सियां जो प्रयोग में लाई जाती हैं कार्य में वो इन्हीं रेशों से बनती हैं। अभी हम जूट के बारे में भी ऊपर पढ़ ही लिए, ऊन के बारे में, रेशम के बारे में और कपास के बारे में। तो देखिए उसी से ये प्रश्न आपके बन रहे हैं। फिर देखिए, सिल्क वार्म के कौन सा जो है चरण में रेशम प्राप्त होता है? सिल्क वार्म में हम जब करते हैं तो कौन से चरण में रेशम प्राप्त होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कोकून में। हमने आपको भी बताया है ना कि ये आप ध्यान में रखिएगा कि अंडा, फिर क्या बनता है? लार्वा, फिर क्या होता है? प्यूपा, ये सीरियल है आपका। फिर होता अंडा, लार्वा, प्यूपा, फिर होता है कीड़ा, है ना। ये आपका सीरियल है। और अगर ऐसे भी नहीं है तो आप जो है ट्रिक जान लीजिए, अल्पज्ञ। ठीक है, हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, अल्पज्ञ। ये देखिए, इससे यानी कि आज से आपका हो जाएगा अंडा, ला से लार्वा, पा से प्यूपा, ज्ञा को आप का से जोड़ लिया तो कीड़ा। ठीक है, ये आपका जो है, तो लास्ट में जो है जो होता है कोकून, उससे प्राप्त होता है। और अगर इसमें ना प्राप्त किया जाए तो क्या हो जाएगा? कोकून जब कीड़ा बनेगा तो और वो बड़ा होगा तो जो उसका कवच है वो टूट जाएगा, तो रेशम हमारा थोड़ा निम्न क्वालिटी का हो जाएगा। जब उसी रूप में हम प्राप्त करते हैं तो हमको लपेटा हुआ पूरा बहुत ही स्टेबल नहीं, जबकि वो हमारे जो है फिलामेंट रूप में हमको बहुत लंबा लंबा सा रेशम प्राप्त होगा। फिर देखिए, चलिए अगला प्रश्न। प्राकृतिक रेशे में कौन सा फाइबर नमी को तेजी से अवशोषित करता है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट, लिनन, है ना। लिनन। और क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो है इसमें जो है सूती से कह सकते हैं, कपास से अधिक जो है क्षमता होती है। काहे की? तो ये पानी सोखने की। और इसका जो है रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम आपका यूसेटेडियम, है ना। इसका यूसेटेडियम जो है आप कह सकते हैं वानस्पतिक इसका नाम है। और आप लिनन के बारे में सुन लीजिए जो है कि क्या क्या है। तो ये हम देख लेते हैं लिनन क्या। आप सबसे पहले फिर इसको ये जान लीजिए कि ये प्राकृतिक रेशा है ना, प्राकृतिक में वानस्पतिक जगह। और ये कहाँ से प्राप्त होने वाला रेशा है? तो ये हमारा तने से प्राप्त होने वाला रेशा है, ये जान लीजिए। और इसको क्या क्या, और ये ताप का क्या है? सुचालक, है ना। ताप का सुचालक रेशा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए, लिनन की जो है भूमि किसे कहते हैं हम, है ना। तो इस ये किसको कहते हैं? तो ये लिनन की जो है भूमि कौन सी हो जाएगी? तो ये मिस्र। ठीक है, लिनन की भूमि मिस्र हो जाएगी। और इसका जो है क्या कह सकते हैं, यह भी कहा जाता है कि ये वहाँ पर जो मम्मी होती थी, जब लोग मर जाते थे तो मम्मी में जो है लिनन में लपेट कर रखते थे, इसलिए इसको पवित्रता का सूचक माना जाता है। वैभव का आस जो है और ऐश्वर्य का सूचक माना जाता है इसको। और जो है इसमें दो प्रकार के फूल होते हैं, सफेद फूल और नीले फूल, है ना। सफेद फूल में जो सफेद फूल होते हैं उससे हमें कैसे जो है प्राप्त होता है? तो उससे हमें निम्न। और जो नीले फूल होते हैं उनसे हमें उच्च जो है कोटि का लिनन प्राप्त होता है। ये सारी चीजें हैं, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। और बाकी जो है इसमें भी जो है कितना, तो 66 से 70% तक का इसमें पेक्टिन गोंद पाया जाता है। ठीक है, और लिनन में ही रेटिंग प्रक्रिया कराई जाती है। और इसका व्यास कितना होता है? तो 15 से 18 माइक्रोन तक का जो है इसका व्यास होता है। तन्यता कम, ताप का सुचालक होता है, रगड़ और घर्षण का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, जलने पर पेपर जैसी गंध आती है ना। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। फिर देखिए अगला है, ऊन में किस प्रोटीन की प्रचुरता होती है? तभी हमने बताया ऊन में केराटिन की प्रचुरता होती है। फिर देखिए, रेशम का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट, कर्नाटक। कर्नाटक जो है रेशम का मुख्य उत्पादक राज्य है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, नारियल रेशा को किसके नाम से जाना जाता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा कोयर,
है ना। नारियल के रेशे को किस जो है नाम से जानते हैं, तो कोयर को, और ये प्राकृतिक वनस्पतिक जगत से प्राप्त होता है। फिर चलिए हमारा अगला टॉपिक है एक मिनट सॉरी, चलिए कि कृत्रिम रेशे है ना, आर्टिफिशियल रेशे, इनके बारे में हम जान लेते हैं। प्रश्न है हमारा पहला, रेयान को जो है अर्ध सिंथेटिक फाइबर क्यों कहा जाता है। तो आप ये जानते ही हैं कि अर्ध सिंथेटिक फाइबर रेयान को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें जो है 50% तक की सेलुलोज पाया जाता है, उसके अलावा 50% तक की क्या पाया जाता है, तो ये सेलुलोज और 50% चीजें केमिकल से बनती हैं, इसलिए इसको अर्ध सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है, क्योंकि ये जो है प्राकृतिक सेलुलोज से बनाया जाता है और इसमें 50-50% सारी चीजें होती हैं। आधी जो है 50% तक का सेलुलोज और 50% तक की केमिकल्स मिलाया जाता है। और ये 19वीं शताब्दी का इसको क्या माना जाता है, तो इसको 19वीं शताब्दी का चमत्कार माना जाता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक मिनट, इसके अलावा जो है इसको क्या कहते हैं, तो रेयान का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, तो शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य की जो किरणें होती हैं, तो इसका अर्थ होता है किरणों का परावर्तन। ठीक है, सूर्य की किरणों का परावर्तन। और उसके अलावा आप जानिए कि इसकी खोज किसने की, तो 1664 में जो है क्या हुआ था, रॉबर्ट कोच ने जो है रेशम के कीड़े से मुंह के निकलने के रेशम, ये सारी चीजें प्राप्त की, तो इस तरह से इसका खोज माना गया। और जॉर्ज एडमर्स नाइट्रोसेलुलोज की खोज के लिए जाने जाते हैं। बाकी आप इतना जानिए कि जो है फादर ऑफ रेयान कौन है, तो जो है ये कौन है, काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट, ये जो है रेयान की खोज किए इन्होंने, इनके जन्मदाता माने जाते हैं। और कब किया, तो 1884 में इसकी खोज हुई थी, इतना आप ध्यान में रखिएगा। फादर ऑफ रेयान कौन है, तो फादर ऑफ रेयान कार्ड हिलोरी रिचार्डोनेट है, और 1884 में इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, ये सारी चीजें आप रेयान के बारे में जानेंगे। और जो है इसकी जो है केरल में सबसे सर्वप्रथम कहाँ पर, तो सर्वप्रथम 1946 में केरल में जो है इसकी फैक्ट्री खोली गई थी। ये ध्यान रखेंगे, या कह सकते हैं स्थापित किया गया था इसकी फैक्ट्री को भारत में। और फिर चलिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हमने जो है हमारी आपको प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे रेसों के बारे में, प्राकृतिक और जो है जितने भी रेसे उनके बारे में आपको पढ़ना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए हमारे जो है चैनल पे, तो आपको सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगी। फिर चलिए एक मिनट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नायलॉन का निर्माण सबसे पहले किस उद्देश्य से हुआ, तो ये जो है पैरासूट निर्माण के लिए इसका उद्देश्य जो है था, पैरासूट के लिए नायलॉन का निर्माण हुआ। नायलॉन को आप जानते ही हैं कि ये हमारा आर्टिफिशियल रेशा है। फिर देखिए अगला है, पॉलिस्टर के फाइबर को किस प्रकार की प्रक्रिया से बनाया जाता है, तो ये पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया से नायलॉन जो है हमारा पॉलिस्टर बनता है ना। फिर चलिए अगला है, देखते हैं स्पेंडेक्स का उपयोग किस प्रकार के वस्त्रों में होता है, तो स्पेंडेक्स क्या है, ये खिंचाव वाले वस्त्र होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं ये गारमेंट्स, और जितना ही इनके अंदर जो तन्यता की जो शक्ति होती है खिंचाव की बहुत ज्यादा होती है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक्रेलिक फाइबर को किस प्रकार के फाइबर के रूप में जो है विकल्प माना जाता है, तो एक्रिलिक को किसके विकल्प में माना जाता है, तो ये ऊन के विकल्प में कार्य करता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एसीटेट फाइबर का मुख्य घटक क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलुलोज एसीटेट, है ना। ये सारी चीजें हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, विंक्रेल का उपयोग किस प्रकार के वस्त्रों में किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा गर्म कपड़ों में। फिर है एरामिड फाइबर का उपयोग किस प्रकार के उत्पादों में किया जाता है, तो ये हो जाएगा बुलेट प्रूफ जैकेट में इसका प्रयोग किया जाता है। एरामिड फाइबर का बुलेट प्रूफ जैकेट में प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि हमारा अगला क्वेश्चन, पॉलीमाइड फाइबर का दूसरा नाम क्या है, तो ये दूसरा इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, तो ये इसका दूसरा नाम हो जाएगा नायलॉन। ठीक है,
नायलॉन जो है आप जानते हैं कि ये हमारा क्या है, ये कृत्रिम रेशा है नायलॉन, ठीक है। और नायलॉन के बारे में अभी ऊपर क्वेश्चन छूट गया था, हमने जो है एक्सप्लेन नहीं किया था इसको भी जान लीजिए। तो ये जो हमारा नायलॉन है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं 20वीं शताब्दी का चमत्कार, ठीक है, 20वीं शताब्दी का चमत्कार ये है। और ये जो है इसको क्या कहते हैं, केयर इसकी आसान होती है। और इसको क्या कहते हैं, तो इसको जादुई रेशा भी कहते हैं, जीवन सुगम रेशा भी कहते हैं। ये उष्मा का क्या होता है, तो ये उष्मा का नायलॉन जो है उष्मा का कुचालक होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसके बनाने की जो प्रक्रिया है पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया है ना, हेक्सामेथिलीन डाई अमीन प्लस जो है एडिपिक एसिड और नायलॉन लवण, इस तरह से इसका निर्माण होता है। 20वीं शताब्दी में अमेरिका में इसकी खोज किसने की थी, तो इतना आप जाने रहिएगा कि इसकी खोज अमेरिका में किसने की थी, तो डॉक्टर बैलेस एच कैरोथर्स, ठीक है, कैरोथर्स ने इनकी नायलॉन की खोज की थी। इतना आप नायलॉन के बारे में जानिए, ठीक है। फिर चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न। रेयान का निर्माण किस प्राकृतिक उत्पाद से होता है, तो अभी हमने भी बताया कि 50% आपका हो जाएगा लकड़ी का गूदा, पल्प और मतलब ऐसी प्राकृतिक चीजें, और 50% केमिकल्स। तो देखिए प्राकृतिक में जो क्या उत्पाद में है, तो लकड़ी का गूदा सॉरी। फिर नेक्स्ट है स्पेंडेक्स का प्रमुख गुण क्या है, उच्च लोचशीलता। हम आपसे बता रहे थे स्पेंडेक्स में जो है अंडरगारमेंट्स और जैसे कि जो खिलाड़ी लोगों के जो कपड़े बनते हैं वो स्पेंडेक्स से बनते हैं, इनकी जो उच्च जो लोचशीलता है वो बहुत ज़्यादा ही अधिक होती है। फिर देखिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नायलॉन फाइबर के जलने पर कौन सी गंध आती है, ठीक है। तो जो है कौन सी गंध आती है, तो ये जले हुए प्लास्टिक के समान इसकी गंध आती है नायलॉन के बारे में सॉरी। इसके भौतिक गुण क्या है, तो जो है ये मजबूत होता है, हाइड्रोजन के कारण ये मजबूत होता है, प्रोटीन जो है उन रेशम के समान ही संगठन इसका होता है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा मजबूत टिकाऊपन होता है। एक मिनट और अनुप्रस्थ काट देखने पर छोटा गोल चित्तीदार होता है, और जो है नमी अवशोषकता इसमें बिल्कुल भी नहीं होती, पारदर्शी होता है, लकीर की तरह ना कांच की जो छड़ होती है उसके समान ये दिखता है, देखने पर पारदर्शी से देखने पर है ना, खिंचाव दबाव सहने की क्षमता इसमें अधिक होता है, अधिक होती है। फिर चलिए देखिए अगला प्रश्न, एक मिनट। पॉलिस्टर को विकसित फाइबर क्यों कहा जाता है, ठीक है, पॉलिस्टर को विकसित फाइबर क्यों कहते हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं हम। पॉलिस्टर हमारा क्या है, तो पॉलिस्टर हमारा जो है ये एक रासायनिक रेशा है, क्योंकि हम रासायनिक रेशों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। और पॉलिस्टर तो इसको विकसित फाइबर क्यों कहते हैं, तो विकसित फाइबर कहने का इसका हमारा कारण ये है कि इसमें क्या होता है, इसका आंसर इसकी उच्च स्थायित्व होना है ना, इसमें बहुत ज्यादा उच्च स्थायित्व होता है, और इसके अलावा बहुत ज्यादा इसमें मजबूत होता है, और रंग वंग भी बिल्कुल, और ये ताप का भी ये भी कुछ अलग होता है, आप ये भी जान लीजिएगा, ठीक है। और पॉलिस्टर जो है इसको जो है हम मतलब कह सकते हैं कि ये क्या होता है, तो ये लगभग लगभग ये हमारा जो है इसकी रचना जो है चिकने छड़ के समान होती है, अनुप्रस्थ काट को जो देखने पर ये गोलाकार दिखाई देता है। और इतना मान के चलिए कि अधिक ज्यादा बहुत ज्यादा मजबूत होता है, इसमें क्या होता है ये जल्दी टूटता नहीं, सामर्थ्य इसका अधिक होता है। पॉलिस्टर से निटेड जो बुने हुए वस्त्र होते हैं उनमें क्या होता है, लटकनशीलता पर्याप्त मात्रा में होती है, और जो है उष्मा के अच्छे चालक होते हैं, अवशोषकता मतलब जो है नाला पॉलिस्टर में सॉरी बहुत ज्यादा कम होती है, गर्मी आर्द्र मौसम में उपयुक्त नहीं होते हैं। और इसके लिए क्या होता है, पॉलिस्टर जो है ना इसमें कपास आदि के साथ मिश्रित करके ये बनाए जाते हैं। ये सारी चीजें हैं ना, पॉलिस्टर तंत्र जो है कृत्रिम होते हैं। और एक खास बात इसकी और ध्यान रखिए कि इसमें क्या होती है, तो इसमें चमक बहुत अधिक होती है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इच्छानुसार थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये क्या होते हैं, तो छोटे आकार के तंतु होते हैं, लगभग कितना, तो 1.5 से लगभग 10 डेनियर तक, इनकी नाप किसमें करते हैं हम, तो डेनियर में इसको नापते हैं।
डेनियर तक की ये जो है होते हैं और ये चमकहीन होते हैं और ब्लीच से साफ करते हैं। ब्लीच प्रतिरोधक क्षमता इसमें बहुत अच्छी होती है। ये जानिएगा आप पॉलिस्टर के बारे में। और एक चीज कि जो है कार्बनिक अम्ल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल से ये पूर्णतः नष्ट हो जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और ऊष्मा का प्रभाव क्या है, 440 डिग्री से जो है से 468 फॉरेनहाइट तक का ये क्या होता है, चिपक जाते हैं आपस में, बिल्कुल चिपक से जाते हैं इसके वजह से। ये भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, माड एक्रिलिक फाइबर का उपयोग किस उत्पादन में किया जाता है ना। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा विग और फर्निशिंग में। विग और फर्निशिंग में इसका उपयोग किया जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एसीटेट फाइबर के निर्माण में कौन सा रसायन उपयोग होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड, है ना, इसका उपयोग होता है। फिर अगला है, एक्रिलिक के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन और भारत, है ना। एक्रिलिक जो रेशा है उसके मुख्य जो है उत्पादक देश चीन और भारत है। फिर देखिए अगला, रेयान फाइबर का पर्यायवाची प्रभाव पर्यावरणीय प्रभाव कम करने के लिए जो हम कौन सी टेक्निक उपयोग करते हैं। तो देखिए लाइसोल प्रक्रिया, इसको जो है पर्यावरणीय प्रभाव यानी कि ये पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए लाइसोल प्रक्रिया हम अपनाते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, नायलॉन का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो सबसे अधिक लाभ क्या है, इसकी उच्च तन्य शक्ति, हम बार बार आपको बता रहे हैं ना, टेंसिल स्ट्रेंथ इसकी क्या होती है, बहुत अधिक होती है नायलॉन की। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एरामिड फाइबर का मुख्य उपयोग क्या है। शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, फिर भी कोई बात नहीं। अग्निरोधी वस्त्र बनाने में, है ना। एरामिड फाइबर को हम किस में उपयोग करते हैं, अग्निरोधी फाइबर में, अग्निरोधी वस्त्र जो होते हैं उनको बनाने में। फिर देखिए अगला प्रश्न है, पॉलिस्टर के फाइबर में कौन सा प्रमुख रसायन पाया जाता है। तो इसका आंसर है हमारा टेरेप्थेलिक एसिड, है ना। टेरेप्थेलिक एसिड जो होता है इसके प्रयोग से हम बनाते हैं। ये हमारे हो गए, आपने अभी तक पढ़े प्राकृतिक रेशे, फिर जो है कृत्रिम रेशे। फिर देखिए अगला कुछ हम देख लेते हैं, थोड़ी चीजें जो है जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अन्य मिश्रित और विशेष उपयोगी रेशे देख लेते हैं, मिश्रित करके या जो है जो भी चीजें हैं इस तरह से भी प्रश्न पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, मिश्रित फाइबर, है ना, ब्लेंडेड फाइबर्स का सबसे प्रचलित उदाहरण क्या है। तो देखिए ये क्या है, टेरिकॉट पॉलिस्टर और कॉटन से बनता है। ये ध्यान रखिए, हमने इसीलिए इसको डाल दिया है इसमें कि टेरिकॉट किससे बनता है, तो पॉलिस्टर और कॉटन से बनता है। फिर देखिए अगला क्या है प्रश्न, फाइबर की माप के लिए डेनियर का उपयोग किसके लिए होता है। जैसे हम फाइबर को नापते हैं तो डेनियर किसके लिए उपयोग करते हैं, तो फाइबर की मोटाई को नापने के लिए हम डेनियर का उपयोग करते हैं। फाइबर की मोटाई को नापने के लिए हम डेनियर का उपयोग करते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा कृत्रिम फाइबर पानी को अवशोषित नहीं करता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पॉलिएस्टर, है ना। ये पॉलिएस्टर जो रेशा है हमारा, ये पानी को बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं करता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, ऊन और पॉलिएस्टर का मिश्रण क्या कहलाता है। ऊन और पॉलिएस्टर, तो देखिए इस तरह से भी समझ लीजिए, और बाकी पॉलीवूल, है ना। ऐसे आएगा प्रश्न कि पॉलीवूल का निर्माण हम कैसे करते हैं, तो ऊन और पॉलिएस्टर के रेशे को मिलाकर हम पॉलीवूल का निर्माण करते हैं। सीधी बात नहीं समझ में आ रहा है तो ऊन को जोड़ लीजिए, ऊन का ऊल हो गया, पॉलिएस्टर का पॉली हो गया। तो पॉलीवूल किससे बना, तो ऊन और पॉलिएस्टर से मिलकर के बना। इस तरह से याद कर लीजिए, किसी तरह से बस याद रखना है। पॉलिएस्टर में क्रेज रेसिस्टेंस का क्या अर्थ होता है, ये भी ध्यान रखिए। तो क्रेज रेसिस्टेंस का क्या अर्थ होता है, झुर्रियों के प्रति प्रतिरोध करना, है ना। झुर्रियों के मतलब इसमें सिकुड़न कुड़न ज्यादा नहीं पड़ती है, इसको धुले मतलब कस के भी निचोड़ पिचोड़ दे, झिटक कर सुखा ले, कस के जो है झिटक झिटक कर, फिर इसमें जो है पानी निचोड़ जाता है और क्रेज का कोई विशेष नहीं वो पड़ता है। फिर देखिए अगला क्या है सॉरी, स्पेंडेक्स के किस गुण के कारण इसे खेल वस्त्रों में उपयोग किया जाता है। अभी भी हमने बताया कि जो है इसकी लोचशीलता, है ना, तन्यता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। तो इतनी लोचशीलता होती है, इसलिए जो खेल के वस्त्र बनाए जाते हैं वो इसी से बनाए जाते हैं हमारे। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किस फाइबर का उपयोग जो है समुद्री वस्त्रों में जो है हम करते हैं ना, मैरीन फाइबर्स में करते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर करेक्ट हमारा, नायलॉन। इसका प्रयोग हम समुद्री वस्त्रों में करते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एंटी पिलिंग फिनिश का उपयोग किस प्रकार के फाइबर पर किया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका एक्रेलिक, है ना। एंटी पिलिंग का जो है फिनिश होती है उस पर किस फाइबर का, तो एक्रेलिक। आप बस इसको 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद है, एंटी पिलिंग फिनिश
का उपयोग किस प्रकार के फाइबर पर करते हैं, तो ये एक्रिलिक फाइबर पर करते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है वाटर प्रूफ कपड़े में किस प्रकार का जो है फाइबर का जो है उपयोग किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा आंसर हमारा हो जाएगा पॉलीमाइड, है ना। पॉलीमाइड जो ये होते हैं जैसे इनका जो है वाटर प्रूफ जो कपड़े हम बनाते हैं उसमें हम बनाते हैं, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न है बांस से बने फाइबर को किस नाम से जाना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे भी जाना है लकड़ी गूदा बांस गूदा इन सबसे रेयान बनता है, तो उसको हम क्या कहेंगे बैम्बू रेयान, ठीक है। बांस से बने फाइबर को क्या कहते हैं बैम्बू रेयान कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है कपड़ों में लोच के लिए कौन सा फाइबर सबसे उपयुक्त है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्पेंडेक्स। बार बार देखिए ये जो है आपको समझना है सिर्फ कि स्पेंडेक्स फाइबर सबसे ज़्यादा लोचमय है, सबसे ज़्यादा इसमें लचक है, सबसे ज़्यादा जो है खिंचाव की जो है क्षमता है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम रेशम फाइबर का सबसे अधिक उपयोग किस उद्योग में होता है, तो रेशम का सबसे ज्यादा अधिक उपयोग किस में होता है, तो ये वस्त्र उद्योग में होता है। आप पहले बता रहे वस्त्रों की रानी किसे कहा जाता है, तो रेशम को कहा जाता है ना। रेशों का राजा किसको कहा जाता है, तो वो कपास को कहा जाता है। और जो है ये रेशम क्या करता है, तो ये रेशम हमारा आप जानते हैं कि ये क्या है ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है, और इसके बने जो है वस्त्र बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, और साड़ियाँ वाड़ियाँ भी इससे बनाई जाती हैं, है ना। बहुत सारी साड़ियाँ हो गई ब्रोकेड की और सभी मतलब कढ़ाई वढ़ाई इसमें बहुत अच्छी की जाती है। और जो है ये क्या कर उत्तर प्रदेश का जिला है बनारस, वहाँ पर रेशम की साड़ियाँ बनती हैं जो कि जो है शादी विवाह में उपयोग की जाती हैं, और बहुत ही सुंदर साड़ियाँ ये होती हैं। और हर प्रकार के धार्मिक हो गया पूजा पाठ शादी विवाह उसमें जो है इस रेशम से बनी साड़ियाँ ही पहनी जाती हैं। इतना भी आप लोग जान लीजिए। इस और इस किसका सूचक है आप आपको अभी ऊपर भी बता चुके हैं, तो ये विलासिता का है ना। विलासिता का विशिष्टता का सूचक है, आराम का सूचक है, मनोहारी है ना। और हम आपको ये भी बता चुके हैं कि इसमें क्या पाए, और इस सेरिकल्चर के द्वारा वो हम कीड़े पालते हैं रेशम के, और रेशम के पेड़ पर पालते हैं, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, है ना। और ये जो मादा जो ये कीड़ा होता है वो एक बार में लगभग 300 से कितने लगभग 300 से 500 अंडे ये मादा देती है, ठीक है। प्राकृतिक फिलामेंट, और ये प्राकृतिक जगत का ये भी ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक जगत का रेशा कौन सा है, तो ये फिलामेंट रेशा ही आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इतना विशेष ध्यान रखना है आपको। और जो है ये भी जानते हैं आप कि इसको रेशों की जो है रानी और राजसी वस्त्र इसके बने हुए कपड़ों को कहते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें, और इसमें जो है आप कह सकते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा बनाने की प्रक्रिया है ना। सर्टिंग अब कोकून स्क्वायरिंग फिर ब्रशिंग फिर स्पैनिंग फिर डिगमिंग, है ना। डिगमिंग प्रक्रिया इसी में होती है क्योंकि जो गोंद होता है उसको हटाया जाता है ना गर्म करके, फिर इसको जो है हटाया जाता है। फिर डाइंग प्रिंटिंग फिनिशिंग अनेक प्रकार की होती है। प्राकृतिक चमक है तो ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, अन्यथा करना पड़ता है। और एक चीज़ है कि वेटिंग, ये आप ध्यान रखिएगा कि रेशम में क्या करते हैं वेटिंग करते हैं ना, वजन बढ़ाते हैं डिगमिंग प्रक्रिया के दौरान, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा किस प्रक्रिया के दौरान, तो डिगमिंग प्रक्रिया के दौरान इसका वजन बढ़ाते हैं। और लगभग जो है क्या होता है इसका जो क्या होता है 30% तक के इसका वजन कम हो जाता है इसमें, इसीलिए इस पर हम प्रयोग करते अलग से भार देते हैं, है ना। ये एल्युमिनियम के जो कण का प्रयोग इसके लिए करते हैं हम, जो एल्युमिनियम होते हैं उसके कण का प्रयोग हम करके इसके भार को बढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें रेशम में है, बहुत सारी चीज़ें हमने रेशम के बारे में आपको पढ़ाई है ना। और ये भी जान लीजिए कि सस्मीरा ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, 12 जनवरी सन 1950 को महाराष्ट्र में भारत में ही जो है सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, है ना, ये जो है बनी है ये संस्था, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा आप। जानतों में जो है सबसे ज्यादा मजबूत रेशा, प्राकृतिक जगत में जानतों जगत में सबसे ज्यादा मजबूत रेशा इसी कौन सा है, तो ये सबसे ज्यादा मजबूत रेशा आपका रेशम ही है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और इस तरह से रेशम के बारे में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पूरी मतलब रेशम को हमने इतना समझा दिया कि इससे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा। सिर्फ आप लोग इस तरह से भी पढ़िए, बाकी मैंने जो है जो हमारी थ्योरी है उसमें भी हमने पढ़ा रखा है रेशम के बारे में। रेशक हो गया, कपास हो गया, लिनन हो गया, जूट हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी पूरी एक तब तो हम जो है पूरा हैंड राइटिंग में लिख करके PDF बना करके पूरा पढ़ाते थे, और पूरे आपको जो है
चीज़ें आपको हमारी उसमें मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे अगर ढूंढेंगे तो आपको पूरी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में मिल जाएंगी कि कहीं से कुछ भी छूटा नहीं होगा उसमें, है ना। फिर चलिए इस तरह से देख लेते हैं अगला प्रश्न हम, कि 48 नंबर का हमारा प्रश्न है ऊन के फाइबर में प्राकृतिक चमक किसकी वजह से होती है। अभी हमने बताया ऊन में प्राकृतिक चमक होती है ना। तो फाइबर की संरचना के अनुसार इसमें प्राकृतिक चमक पाई जाती है, ये आप ध्यान में रखेंगे ना। फिर देखिए किस फाइबर का उपयोग अग्निरोधी कपड़े बनाने में किया जाता है। अभी हमने ऊपर भी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया कि एरामिड, एरामिड जो आपका फाइबर है इसमें जो है क्या होता है, अग्निरोधी कपड़े बनाए जाते हैं। फिर देखिए अगला है एसीटेट फाइबर का उपयोग किस प्रकार के वस्त्रों में होता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे एसीटेट फाइबर का उपयोग हम क्या करते हैं, साड़ी बनाने में और आंतरिक सजावट के जो कपड़े होते हैं उनमें समय जैसे हम सज्जा वज्जा करते हैं जो उस तरह के कपड़े बनाते हैं तो उसमें प्रयोग करते हैं एसीटेट फाइबर का, है ना। एसीटेट फाइबर उसमें उपयोगी होता है। इस तरह से अनेक प्रकार के हम वस्त्र बनाएंगे। तो देखिए ये हमारा आज का पहली क्लास हमारी आपकी कंप्लीट होती है सॉरी। इसमें हमने क्या पढ़ा, तो इसमें हमने पढ़ा अपना सारे प्राकृतिक और कृत्रिम जगत के रेस से जितना हमसे हो सकता था उतना हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है सारे रेसों के बारे में। फिर भी बता रहे हैं कि देखिए रेसे क्या है, तो रेसे हम कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो ये जो रेसे हैं हम प्राकृतिक और कृत्रिम होते हैं। प्राकृतिक में वनस्पतिक जगत से, प्राणिज जगत से और खनिज जगत से यहाँ से प्राप्त करते हैं। ये हमने पढ़ा पूरा अपना क्या पढ़ा कि वनस्पतिक जगत में भी कहाँ से 3 जगह से, बीज से प्राप्त होने वाला रेशा, तने से प्राप्त होने वाला रेशा, पत्ते से प्राप्त होने वाला रेशा। तने से क्या होता है, तने बीज से प्राप्त होता है कपास का पोक हो गया। तने से क्या प्राप्त होता है, तो तने से लिनन हो गया, जूट हो गया, रेमी हो गया, हेम्प हो गया, है ना। और पत्ते से क्या क्या प्राप्त होता है, तो ये हो गया पिना हो गया, सीसल हो गया, ये सारी चीजें हमको पत्ते से प्राप्त होती हैं। फिर हम देखते हैं प्राणिज जगत में, तो प्राणिज में कहाँ क्या क्या प्राप्त होता है, तो सिल्क प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है ना। फिर खनिज में देखिए खनिज में हमारे कौन कौन से रेसे हो गए, सोना हो गया, चांदी हो गया, एस्बेस्टेस हो गया। एस्बेस्टेस का प्रयोग अभी हमने आपको बताया ही है ना, अग्निरोधी वस्त्र बनते हैं इनसे। सोना चांदी तो आप जानते हैं जो ब्रोकेड की कढ़ाई की जाती है रेशमी साड़ियों में, वस्त्रों में, जरी का काम होता है उसमें सोने चांदी के सॉरी सोने चांदी के तारों का प्रयोग किया जाता है, ये हो गया। फिर हमारे कृत्रिम रेसे हमने पढ़ा नायलॉन, जूट, सॉरी जूट तो प्राकृतिक जगत का है, नायलॉन हो गया, रेयान हो गया, एक्रिलिक हो गया, पॉलिस्टर हो गया। इस तरह से हमने बहुत सारे रेसे पढ़ लिए और इन रेसों को आप इस क्लास को आप चाहे तो मतलब नोट्स की तरह फिर या फिर अपना बढ़ा बढ़ा के देखिए समझिए और इस तरह से आप अपना पूरा रिवीजन करिए। फिर हम कल जो है मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक्सटाइल पढ़ेंगे हम पूरे 10 दिन। टेक्सटाइल पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ब्रांच। इस तरह से हम अब करेंगे ब्रांच वाइज रिवीजन और जो है जो भी आपकी तैयारी हो रही होगी वो पूरी अच्छे से मजबूत हो जाएगी। चाहे आप नोट्स बनाने का तो कोई समय है नहीं, सबके पास नोट्स मौजूद ही हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, एक नज़र पूरी तैयारी करनी है और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। तो और फिर जो है चलिए फिर इसी तरह से कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट ब्रांच जो है इसी ब्रांच में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ और बाकी जो हमारी सीरीज डेली चल रही है 50 डेज की सीरीज वो भी अभी आपको उसकी भी क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।